हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन इम्पैक्ट। आज हम मनुष्य के पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम उन्हीं चीज़ों को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, चाहे वो रेलवे का ग्रुप सी हो या ग्रुप डी हो, पीएससी हो, सीजीपीएससी हो या फिर सीजी व्यापम हो। तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पाचन की परिभाषा कि पाचन होता क्या है। देखिए, पाचन की क्रिया में बड़े अघुलनशील भोज्य पदार्थों का छोटे घुलनशील भोज्य पदार्थों में अपघटन होता है ताकि वे पानी युक्त रक्त प्लाज्मा द्वारा अवशोषित किए जा सकें। देखो, डाइजेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स so that they can be absorbed into the watery blood plasma। ठीक है। देखिए, हम खाने में जो कुछ भी खाते हैं उनमें जनरली प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स होते हैं, साथ में विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं। इन्हें डायरेक्टली हमारा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो इन्हें डाइजेशन के थ्रू से क्या होता है, तोड़ा जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में ताकि हमारी बॉडी इसे एब्जॉर्ब कर सके। इसी की क्रिया को हम डाइजेशन बोल देते हैं। तो चलिए डाइजेशन किस तरह से होता है देखेंगे। देखिए, मनुष्य के पाचन तंत्र में सम्मिलित अंगों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला आहार नाल, जिसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, और दूसरा है सहायक पाचक ग्रंथियाँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे आहार नाल के बारे में। तो देखिए, आहार नाल कहाँ शुरू होता है। देखिए, ये पाचन तंत्र का चित्र देखिए। इसमें मुख गुहा से लेकर एनस तक, कहाँ तक, एनस गुदा द्वार, जहाँ से मल त्यागा जाता है वहाँ तक, वहाँ तो मुख गुहा से एनस तक की जो लंबाई है, ये पूरी की पूरी लंबाई आहार नाल कहलाती है, एलिमेंट्री कैनाल। और इसकी जो लंबाई है वो 30 फीट तक होती है, लगभग 30 फीट तक। देखिए, मुख गुहा से लेके एनस तक के बीच में कुछ कुछ संरचनाएं हमको नज़र आएंगी, जिसमें सबसे पहले है मुख गुहा, ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी कहा जाता है इसे। इसके बाद है ग्रसनी, जिसे फेरिंग्स कहते हैं। फिर ग्रास नली, जिसे ओइसोफेगस। इसके बाद आएगा हमारा आमाशय, स्टमक। फिर आएगा आंत, इंटेस्टाइन, जिसके अंदर हम छोटी आंत, बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम मुख गुहा से शुरू करेंगे। तो आइए देखिए। तो देखिए, हमारे माउथ में सलाइवा ग्लैंड्स पाए जाते हैं। इन्हीं सलाइवा ग्लैंड्स में से एंजाइम स्रावित होते हैं और ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो इनमें दो मुख्य एंजाइम हैं, पहला टाइलिन या एमाइलेज और दूसरा लाइसोजाइम। देखिए, जो टाइलिन होता है वो स्टार्च को शुगर में बदल देता है, और जो लाइसोजाइम होता है वो फूड में प्रेजेंट्स, जो भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को और बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। तो ये दो मुख्य एंजाइम हैं जो हमारे माउथ में पाचन के लिए मददगार है। इसके बाद सीधा जो डाइजेशन होता है वो स्टमक में होता है, आमाशय में होता है। तो देखिए, आमाशय में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं। इन्हीं गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस यानी कि जठर रस निकलता है, और इसी गैस्ट्रिक जूस में विभिन्न प्रकार की एंजाइम्स होते हैं, म्यूकस होता है और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, और इन्हीं के सहायता से पाचन की क्रिया आमाशय में संपन्न होती है। तो एक एक करके जानेंगे कौन कौन से एंजाइम किन किन चीज़ों का पाचन करते हैं। तो सबसे पहले पेप्सिन। तो देखिए, पेप्सिन जो है वो आमाशय में पेप्सिनोजेन के फॉर्म में होता है, निष्क्रिय, लेकिन HCl की उपस्थिति में क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, एक्टिव होकर प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, प्रोटीन का, और प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ देता है। इसके बाद आते हैं रेनिन। रेनिन जो है वो आमाशय में प्रोरेनिन के फॉर्म में रहता है, और HCl के प्रेजेंटेशन में ये रेनिन में कन्वर्ट होता है, और जो रेनिन होता है वो दूध में उपस्थित पैराकैसिन को कैसिनेज में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा इसमें पाया जाता है म्यूसिन। जो म्यूसिन होता है वह HCl के, चूँकि HCl एसिड है तो एसिड क्या करेगा, पेट को जला देगा। तो HCl के प्रभाव को कम करता है और आमाशय की सुरक्षा करता है। और HCl का काम क्या है, देखिए, HCl का सबसे पहला काम तो ये हो गया कि ये एंजाइम्स को सक्रिय करता है, जिससे एंजाइम्स अपना कार्य कर पाते हैं। दूसरा, ये भोजन को अम्लीय बना देता है, जिससे इनमें उपस्थित सूक्ष्मजीव, बैक्टीरिया वगैरह मर जाते हैं।
तो ये HCl का काम है। इसके अलावा हड्डी वगैरह जो मांसाहारी होते हैं उन लोग खा लेते हैं, तो उनको भी ये पचाने का, गलाने का काम करता है। इसके बाद आगे चलेंगे हम आंत में। कहाँ चलेंगे? आंत में। तो देखिए, आंत को दो भागों में बांटा गया है, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो सबसे पहले जानेंगे हम छोटी आंत के बारे में। तो देखिए, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 अलग अलग भागों में बांटकर बताया गया है। देखिए, जो ऊपर वाला भाग होता है उसे डियोडेनम कहते हैं, जो आमाशय से जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद नीचे जो कुंडलित भाग है इसको जेजुनम बोलते हैं। उसके बाद ये जो कुंडलित भाग बाहर निकल रही है उसे हम कहते हैं इलियम। क्या कहते हैं? इलियम। तो यहीं पर डाइजेशन संपन्न होता है और यहाँ पर जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड सारे के सारे चीज़ों का पाचन यहीं पर होता है और अवशोषण भी यहीं पर होता है। तो आइए देखते हैं किस तरह से छोटी आंत में पाचन होता है। देखिए, छोटी आंत में जो डियोडेनम दिख रहा है, डियोडेनम भाग में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से पित्ताशय, जो पित्ताशय है वो ऊपर में है और पित्ताशय से एक पाइप आया हुआ है जहाँ से पित्त रस स्रावित होता है और डियोडेनम पर जाकर खुलता है। और यहाँ पर जो भोजन होता है, याद रखिए, आमाशय से जो भोजन निकलता है और आंत में जाता है उसे हम काइम बोलते हैं। क्या कहते हैं? काइम। तो जब ये पित्त रस काइम से मिलता है तो चूँकि जो पित्त रस होता है उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय होती है। और जो पित्त रस होता है वो गाढ़ा पीला हरा रंग का होता है, तो ये भोजन को क्षारीय बना देता है। क्या बना देता है? क्षारीय। देखिए, पित्त रस में किसी भी तरह का कोई भी इंजाइम्स नहीं पाया जाता। हाँ, इसमें वर्णक पाया जाता है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, 2 तरह के वर्णक पाए जाते हैं। तो जो पित्त रस है वह किसी भी तरह का एंजाइम का श्रवण नहीं करता। तो यहाँ पर पित्त रस भोजन में आकर मिलता है। कहाँ पर? डियोडेनम पर। और देखिए, यहीं पर अग्नाशय जो है, अग्नाशय का एक पाइप खुला हुआ है और यहाँ से अग्नाशयी रस भी यहीं पर डियोडेनम पर ही भोजन से जाकर मिलता है। देखिए, अग्नाशय भी क्षारीय प्रकृति का होता है लेकिन इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंजाइम्स पाए जाते हैं। और इन्हीं एंजाइम की सहायता से कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन होता है। इसलिए अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी कहा जाता है। देखिए, अग्नाशय में निम्न प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। देखिए, पहला एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। जो एमाइलेज होता है वह स्टार्च को, जो बचा हुआ स्टार्च रहता है भोजन में, उसे शुगर में बदल देता है। लाइपेज जो होता है वसा का इमल्सिफिकेशन कर देता है। और ट्रिप्सिन जो होता है वो पेप्टोन्स, जो आमाशय में पेप्टोन, जो प्रोटीन पेप्टोन्स में बदले थे उनको एमिनो एसिड में ये बदल देता है। तो इस तरह यहाँ पाचन की क्रिया संपन्न होती है। फिर इसके बाद छोटी आंत में ही इंटेस्टाइनल जूस स्रावित होता है, जो कि जेजुनम और इलियम, इस भाग से ये स्रावित होता है। और इनमें निम्न 5 तरह के एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम डाइजेशन में कैसे हेल्प करते हैं? देखो, सबसे पहला है माल्टेज। जो माल्टेज होता है वो माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। सुक्रेज, जो सुक्रेज एंजाइम है वो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है। इसके बाद लैक्टेज, जो लैक्टेज है वो लैक्टोज को ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज में बदल देता है। इसके बाद आखिरी इरेप्सिन। जो इरेप्सिन है ये डाई तथा ट्राई पेप्टाइड यानी प्रोटीन के अवयव हैं, इनको एमिनो अम्लों में तोड़ देता है। तो इस तरह से आंत में डाइजेशन कंप्लीट होता है। देखिए दोस्तों, छोटी आंत में कंप्लीट डाइजेशन के बाद जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं फूड के, वो छोटे मॉलिक्यूल्स में बदल जाते हैं। अब जैसे ये छोटे मॉलिक्यूल्स में बदलते हैं तो अब इनका होने वाला है अवशोषण। तो जो अवशोषण होता है वो छोटी आंत में होता है। तो छोटी आंत की दीवारों में रसांकुर पाया जाता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं विलाई। और इन्हीं रसांकुर के द्वारा ही छोटे मॉलिक्यूल्स का अवशोषण ब्लड में हो जाता है। ब्लड इसको अवशोषित, एब्जॉर्ब करके इनको पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर देते हैं। तो भोजन का कंप्लीट डाइजेशन छोटी आंत में होता है और भोजन जो अवशोषण होता है वो भी छोटी आंत में ही होता है, ये याद रखेंगे। देखिए, अब इसके बाद जो भोजन है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है वो भोजन आगे कहाँ जाता है? बड़ी आंत में जाता है। कहाँ जाता है? बड़ी आंत में। जो बड़ी आंत होता है इसकी लंबाई
तो छोटी होती है लेकिन इसकी चौड़ाई बड़ी होती है, इसलिए इसको बड़ी आंत कहा जाता है। इसकी ये लगभग जो है 5 फीट लंबा होता है, लेकिन इसकी जो चौड़ाई होती है वह 2.5 इंच होता है। तो देखिए बड़ी आंत को भी 3 भागों में बांटा गया है। देखिए सीकम, कॉलन और मलाशय यानी कि रेक्टम। जो सीकम होता है, देखिए जो सीकम की अगर मैं बात करूँ तो जो इलियम पार्ट है वो सीकम पार्ट से जुड़ा रहता है। ये जो सीकम वाला पार्ट होता है ये ऊर्ध्वाधर लाइन के जैसा होता है, खड़ी। इसके बाद कॉलन, जो कॉलन पार्ट होता है वो वर्टिकल होता है। और उसके बाद जो मलाशय होता है ये जो है बड़ी आंत का आखिरी भाग होता है। इसके आखिरी पार्ट में रहता है एनस, जहाँ से मल त्यागा जाता है। अब देखिए बड़ी आंत का काम क्या है। बड़ी आंत में किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता, बल्कि यहाँ पर अवशोषण का काम होता है। यहाँ पर पानी और खनिज लवणों का अवशोषण होता है। क्या होता है? खनिज लवण और पानी का अवशोषण होता है। बस यहाँ पर हम ये याद रखेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं डाइजेशन का अगला पार्ट लेकर आऊँगा, जिसके अंदर हम यकृत यानी लीवर और अग्नाशय यानी कि पैंक्रियास के बारे में कंप्लीट जानकारी एकत्रित करेंगे और जानेंगे कि है क्या और कार्य कैसे करता है। तब तक के लिए नमस्कार।